हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसमें मैं आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुका हूं। और इस 10 प्रैक्टिस सेट में हमने शुरू में जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं वो केवल और केवल बेसिक अप्रोच से किए हैं, जिसमें आपको बेसिक तरीका मैंने बताया, जितने मल्टीपल अप्रोच हो सकते थे वो सारे अप्रोच मैंने आपको सिखाए। अब केवल और केवल हम आपसे एग्जाम अप्रोच की बात कर रहे हैं कि एग्जाम में इन पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये लेटेस्ट पेपर एसएससी सीएचएसएल 2024 के हैं, तो आपको यहाँ से एग्जाम का स्टैंडर्ड भी पता चल गया होगा कि किस तरीके के सवाल नए पूछे जा रहे हैं। और नया टॉपिक भी आपको पता चल गया होगा, जैसे लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये नया टॉपिक ऐड हो गया है। अभी तक आज तक कभी भी इस तरीके के सवाल नहीं पूछे गए थे कि लीनियर इक्वेशन से आपसे सवाल पूछे जा रहे थे। अब लीनियर इक्वेशन से हर शिफ्ट में सवाल आए हैं, तो इसका मतलब है सीजीएल में भी लीनियर इक्वेशन से सवाल आने वाला है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जिनसे आपको देखने से पता चलेगा कि इस तरीके के एग्जाम में नए क्वेश्चन बने हैं और जो एग्जामिनर है वो इस तरीके के सवाल आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो इसीलिए मैं लेटेस्ट पेपर आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। और ये लेटेस्ट पेपर जो मॉडरेट लेवल के हैं, ऐसे नहीं है कि इजी लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के सवाल हैं सारे के सारे। जितने भी शिफ्ट अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं, ऐसा कोई शिफ्ट हमें नहीं लगा कि बहुत ही ईजी हो गया जिसको हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। 25 में से 2 से 3 सवाल तो ऐसे दिखेंगे जो नए तरीके के होंगे और नया कंसेप्ट उसमें लगेगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। 25 सवाल हैं तो 25 मिनट तो लगेंगे अगर मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा तो। लेकिन इजी लेवल का पेपर आ गया तो आप 25 क्वेश्चन है उनको 20 मिनट से पहले पहले कंप्लीट कर दो। तो वो अप्रोच मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए और भी ज्यादा एडवांस लेवल का आ गया पेपर, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ गई, तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर तो कंप्लीट कर दो, ताकि आपका पूरा पेपर है, ओवरऑल जो पेपर है वो टाइम के अंदर हो जाए। अगर आप एक सेक्शन को 25 सवालों को अगर 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट लोगे, तो फिर बाकी के सेक्शन को कहां से कर पाओगे। तो इसीलिए जरूरी है कि मैथ में आप 25 सवालों को 25 मिनट से पहले पहले, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का पेपर आए, उनको आप सोल्व कर दो। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। सारी चीजें वही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आपको। बस ये सीरीज आप कंप्लीट देख लीजिए, आपका 80% स्कोर तो ऐसे ही आ जाएगा आपको, क्योंकि यही सवाल आपके रिपीट होने वाले हैं। और जो रिपीट हो रहे हैं 100% में, उसको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि 100% ये सवाल एग्जाम में आएगा। जो मैंने बोल दिया यहाँ से, जैसे एवरेज स्पीड का सवाल है तो आएगा, तो आएगा उस टाइप का सवाल है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में है, सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट हम लगाते हैं, तो उस पर भी सवाल आता है। तो इस तरीके से फिक्स पैटर्न के जो सवाल होते हैं वहां से पूछे जाएंगे आपसे। और ये कब पता चलता है, जब आप लेटेस्ट सवाल करते हो तभी पता चलेगा। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, एक बार चेक कर लेना और वहां से ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, अभी वैसे टेलीग्राम के जो सीईओ हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो पता नहीं यहाँ से बैन हो सकता है। उसी के नीचे मैंने व्हाट्सअप लिंक भी दे दिए, व्हाट्सअप चैनल के लिंक दे दिए, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाई चांस अगर बैन हो जाए या मान लीजिए यहाँ से हट जाए, तो अपने पास जो व्हाट्सअप है उस पर मैं यहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह है वो शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो वो चीज आप ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से पेपर्स को, कि 25 सवालों को देखो 2 राउंड में हम कंप्लीट करते हैं। पहले राउंड में जो भी क्वेश्चन इजी आते हैं, जो हम 10 सेकंड 15 सेकंड में कंप्लीट कर ले, उनको करते हैं। और जो क्वेश्चन एडवांस लेवल के हो गए, जो मॉडरेट लेवल के, जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, उनको हम छोड़ देते हैं। नया सवाल आ गया, देखने में पता चल रहा है कि नया है, टाइम लेगा, उसको छोड़ देते हैं। डीआई के सवाल को छोड़ देते हैं पहले राउंड में। और जैसे ही दूसरा राउंड हम अटेम्प्ट करते हैं, उसमें डीआई के सवालों को पहले करते हैं, क्योंकि 4 सवाल डीआई के आते हैं और 4 सवाल में से आप पहले अटेम्प्ट में करोगे तो चारों के चारों हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब आपके पास 4 मिनट 5 मिनट बचे, तो आपके पास जो भी बचे हुए सवाल है उनको कंप्लीट कर दो। लेकिन सेकंड राउंड में पहले डीआई के सवालों को, और फिर जैसे मान लीजिए आपको पता है कि इसको सोल्व करते अपना आंसर आ जाएगा, उनको सोल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि ये सवाल आएगा ही नहीं हमें, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ दो लास्ट के लिए। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो छोड़ के आ जाओ, सभी छोड़ के आएंगे। फिर वो हार्ड क्वेश्चन कोई आपके लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए रहेगा फिर। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम बचेगा तब तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। और यही चीज आपके लिए अलग रहेगी आपके लिए। भाई जैसे मान लीजिए पूरी भीड़ है, वो एक ही चीज कर रही है, वो हार्ड क्वेश्चन के पीछे पड़ गई है पूरी की पूरी, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर इजी सवाल रह जाएंगे उसके। इससे बढ़िया है इजी सवालों को पहले कर लो, और जैसे हार्ड सवाल जो बच गया उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। लास्ट में आपके पास जब टाइम बचेगा, आराम से उसको 2 मिनट लगा देना, 3 मिनट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर टाइम तो रहना चाहिए आपके पास में, तभी हो पाएगा वो सवाल। इस टाइप का सवाल है, फिक्स है, सिंप्लीफिकेशन पे बेस सवाल आएगा, बोर्ड मास का रूल लगाना है। ये मैं पहली शिफ्ट से बता रहा हूँ कि ये सवाल फिक्स है, आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जितने भी पूछे गए उन पर सब पे प्रैक्टिस करके जाओ। और मेनली यहाँ से बोर्ड मास रूल लगाते हैं, प्लस माइनस को एज इट इज रख दो, बाकी सब सोल्व कर दो। जैसे यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखो 8 माइनस को एज इट इज रख दिया, अब बाकी को सोल्व कर दो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 8 से डिवाइड कर दिया, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस को एज इट इज रख दिया। जो भी डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन है उनको सोल्व कर दो, डिवाइड को पहले करेंगे, मल्टीप्लाई को बाद में, और जो ब्रैकेट है उसको पहले सोल्व करेंगे।
अब देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1 बन गया। क्या 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ब्रैकेट 16 हो गया। अब इस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा 1 ही बन गया, ये प्लस का प्लस एज इट इज रह गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देखो डिवाइड है, ये गलत मत कर देना, यहाँ से डिवाइड है तो ये जब मल्टीप्लाई हो गया यानी पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 हो गया ऊपर, तो ऊपर बन गया ये पूरा का पूरा क्या बन गया 3 बन गया ये, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बन गया 6 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 1 की पावर 3 की पावर 3 है, तो 3 बार लिखा हुआ देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे 2 बच गया, ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये आपके पास बच गया 2। क्या यहाँ से सोल्व हो गया क्या पूरा का पूरा, बस प्लस और माइनस में बचा, इसको सोल्व कर देंगे, 2 और 1 3, 8 और 1 3, 8 और 3 जोड़ेंगे 11 हो गया, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 88 में से 15 घटा देंगे तो 73 आ जाएगा, 73 डिवाइडेड बाई 8 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 8 बन जाएगा, आंसर हो गया। डीआई के सवाल को बाद में करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दिए गए वर्त के लिए उसके त्रिज्य खंड का कोण है वो 45 डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। एरिया कैसे निकालते हैं, जो पाई आर स्क्वायर होता है ना वो 360 डिग्री के लिए होता है, भाई एक सर्किल है तो यहाँ पे 360 डिग्री बनता है, तो ये 360 डिग्री के लिए होता है, हमें कितने एंगल के निकालना है 45 डिग्री के लिए निकालना है, तो 45 द्वारा 90 9 चौक 36 यानी 8 बार चला जाएगा, तो पाई की वैल्यू तो आपको क्या पुट करनी है 3.14, और यहाँ से आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 है तो आर स्क्वायर कितना है 16 है, 16 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 2 बार हो गया, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.42 आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा, 6.28 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, ये वोट वाले सिस्टम है, जो इलेक्शन पे बेस्ड सवाल है वो बहुत कॉमन है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और इस टाइप के सवालों को मैंने जितने भी अभी तक शिफ्टों में आए हैं सभी सवाल उनको एक लाइन में करना आपको बताया है। देखो क्या बोला गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, जो पंजीकृत मतदाताओं में से जो टोटल वोट थे उसमें से 10% ने तो वोट डाला ही नहीं है, भाई जो भी वोट देने वाले थे उसमें से 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, और जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं वो टोटल जो डाले गए वोट हैं, डाले गए जो वोट हैं उनका 60% मिलता है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40% मिलेगा। उसने दूसरे उम्मीदवार को 1242 वोटों से हरा दिया, तो बता दीजिए टोटल वोट कितने थे। मैं मान लेता हूं टोटल वोट अक्स थे, टोटल वोट में एक्स मान लेता हूं, तो इन अक्स वोट से क्या कर दिया 10% को तो हटा दिया, भाई 10 ने तो वोट नहीं दिया ना, 10% ने तो 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो बचे हुए आ जाएंगे आपके पास इतने। अब जो बचे हुए वोट हैं उनका 60% तो जीतने वाले को, तो बाकी का बचा हुआ हारने वाले को 40%, तो 60% और 40%, और जीतता कितने वोटों से इतने वोटों से है, तो 60 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया 20% का, तो इस टोटल जो आपके पास वोट डाले गए हैं इसका 20% 1/5 है, क्या आपको दे रखा है कि 1242 है, एक लाइन में हमने लिख दिया। अब सोल्व कर दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, एक बार चला गया, और यहां से बच जाएगा आपके पास 3, 9 चौक 36, तो 3 बार जाएगा यहाँ से, और 7 बच जाएगा, 9 72 हो गया। 138 को 5 से करेंगे तो इसका आधा कर दो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो एक्स्ट्रा पड़ा है पहले से, यहाँ सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6900 आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन ट्रिक आपको आनी चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करने की, 25 से मल्टीप्लाई करने की, 125 से मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 50 संख्याओं का यहाँ से एवरेज आपको दे रखा है m है, और अगर प्रत्येक संख्या में से 100 घटा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, वो भी 100 कम हो जाएगा। भाई सबके परिवार में, सबके हिस्से के पास में, सबके जो जितने भी सदस्य हैं उनके पास में, सबके पास में m रुपए हैं। अब सबसे 100 रुपए छीन लिए जाए तो उनके पास में क्या बचेंगे, सबके पास में m-100 ही तो बचेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, रेस वाले सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है, आजकल इस टाइप के सवाल पूछने लग गया है एग्जामिनर, रेस वाले सवालों को पूछने लग गया है। 2023 थे, 23 से पहले कभी भी रेस के सवाल पूछे नहीं जाते थे, प्री में, मेंस में पूछे जाते थे, प्री में नहीं पूछे जाते थे। 800 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी हैं, जो अंकुर और नेहा की गति का जो अनुपात यानी स्पीड आपको दे रखा है 5:6 है। यदि अंकुर है वो 200 मीटर की बढ़त रखता है, 200 मीटर क्या खड़ा हो जाता है, आगे खड़ा हो जाता है, और यहां से पूछा गया है कि अंकुर जीत जाएगा, कितने मीटर से जीत जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, तो आप ये देखोगे, मुझे बताइए टोटल जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर की रेस, 800 में से 200 मीटर पहले आगे खड़ा हो गया तो उसको कितना चलना पड़ेगा, उसको तो केवल और केवल 600 मीटर चलना पड़ेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जो अंकुर है ये 800 मीटर तक जाएगा तब कितने मिनट में चला जाएगा, कि दो टाइम निकाल लेते अपन। अगर वो टाइम आ जाए और फिर हम यहां से देख ले कि नेहा है वो कितनी दूर रह जाएगी, उस टाइम में कितनी दूर चल पाएगी वो देख ले, तो बाकी की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। कैसे भाई, देखो इस तरीके से समझो, इसको मैं समझा देता हूं पूरा डिटेल से। ये 800 मीटर की डिस्टेंस है, रेस है, इसमें जैसे मान लीजिए नेहा तो यहाँ पे है और जो अंकुर है ये यहाँ पे आ गया, 200 मीटर चल गया यहाँ पे।
अब अंकुर तो यहाँ से चलेगा और नेहा यहाँ से चलेगी। अंकुर को यहाँ चलना पड़ेगा 600 मीटर ही। तो ये 600 मीटर चलने में कितनी टाइम लगाएगा, क्या मैं टाइम निकाल दूं? ये टाइम कैसे आएगा भाई? 600 डिवाइडेड बाई, यहाँ से स्पीड कितनी है अंकुर की? अंकुर की स्पीड है 5, तो यहाँ से यूनिट में आएगा, ध्यान रखना किस में आएगा? यूनिट में। भाई ये मीटर में है और यहाँ से ये तो क्या आ गई आपके पास? डिस्टेंस आ गई, इतनी मीटर है, और डिवाइडेड बाई यूनिट से डिवाइड कर देंगे इसकी स्पीड से, तो इतने यूनिट में टाइम आ जाएगा यहाँ से। तो 600 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे यानी 120 यूनिट आ गया। इतना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 120 यूनिट टाइम में, ये सेकंड में हो मिनट में हो कुछ भी हो, तो 120 मिनट में आप बोल देते हैं 120 सेकंड में यहां पे पहुंच गया, तो ये नेहा 120 सेकंड में कहां पहुंचेगी ये निकाल ले। तो नेहा के लिए अगर आप चेक करोगे भाई नेहा कितनी मिनट में, इतने मिनट में कितनी दूर चली जाएगी, तो नेहा की स्पीड कितनी है? 6 है, तो 6 इंटू 120 यूनिट के हिसाब से, तो बार छिकड़ी 72, 720 मीटर, 720 मीटर ही चल पाएगी। अब टोटल डिस्टेंस तो 800 मीटर थी, तो जब यहां पे अंकुर पहुंच जाएगा तो नेहा है वो 720 मीटर ही चल पाएगी। कितने मीटर से हार गई वो? 80 मीटर से। तो यहां से 80 मीटर से हार गई है, और ये बोला जाए अंकुर के लिए बोला जाए तो 80 मीटर से जीत गया है। ये सवाल था आपका, और इस टाइप के सवाल आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसीलिए पूरा डिटेल से बताया क्योंकि नया सवाल आया हमारे पास। ये देखो यहां से लीनियर इक्वेशन से 3 इक्वेशन भी पूछे जा रहे हैं, 2 इक्वेशन भी पूछे जा रहे हैं, इनका ग्राफ भी पूछा जा रहा है, इनके कंडीशन भी पूछी जा रही है कि यहाँ पे पैरेलल होगी, इनको काटेगी, यहाँ से कोई कितने सॉल्यूशन होंगे, वो सारी चीजें पूछी जा रही है। तो लीनियर इक्वेशन आपको कंप्लीट पढ़ के जानी है। इस टाइप के सवालों में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, ऑप्शन पुट करके देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड है वो सेटिस्फाई करना चाहिए सारी चीजें। तो 15 बनना चाहिए, 7 5 12 3 15 ये भी हो सकता है, 5 और 2 7 3 10 ये तो नहीं हो सकता, 10 बन रहा है, 7 और 3 10 12 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 7 और 5 12 और 1 13 ये भी नहीं बन रहा, इनका सम है वो 15 बनना चाहिए, ये हो गया आंसर हो गया ऑप्शन से। बेसिक से करना चाहो तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन है, इनमें से वेरिएबल को हटाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे इनको जोड़ देंगे तो y और z कट जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2x इक्वल टू 16 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8 हो जाएगी क्या? सॉरी, यहां से इनको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? y और z तो कट जाएगा, 2x इक्वल टू, ये -1 है ना, तो 14 बनेगा, 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। फिर इस तरीके से पुट करके आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट सवाल देखो, 7 अंकों की संख्या है वो 72 से डिविजिबल है, और जब मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि डिविजिबिलिटी रूल 72 का अगर लगाएंगे तो किसमें लगेगा? 9 और 8 का लग रहा है इसमें। भाई 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 नाम 72, 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, और ये सारे डिविजिबिलिटी रूल समझाए मैंने। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सभी डिजिट का सम है वो 9 बनना चाहिए। तो पहले तो मैं देख लेता हूं यहां से जेड की पॉसिबल वैल्यू क्या है। देखो अगर 8 से डिवाइड करना है तो 8 की टेबल में या तो 16 आता है या फिर 56 आता है, तो या तो हम 16 बनाएंगे यहाँ पे या फिर 56 बनाएंगे। अब 16 से बनाना है लास्ट में, तो देखो अगर यहाँ पे क्या करते भाई, 8 से डिवाइड करना, 8 ठीक है 48, 48 और यहां से कितना बच जाएगा आपके पास? 56 बनाना है, तो भाई मुझे यहां से क्या कर दूं, मैं लास्ट में 16 बनाना है, ठीक है भाई, 8 दूनी 16 बन जाए, तो यहां मुझे बनाना है 8 से करना है 8 7 56, तो मैं यहाँ पे 57 लिख दूं भाई, 576 लिख दूं इस तरीके से, 8 7 56 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई का, एक तो 576 बन जाए तब भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ पे 5 बन जाए और यहाँ बाकी का जो है ऊपर चला जाए, तो ये बोल दूं मैं, तो अगर 8 से डिवाइड कर दूं, ठीक है 8 6 48, 48 के बाद में कितना और छोड़े यहाँ पे, 8 6 48 और भाई इस तरीके से कर दे, ये 48 है, बाकी का 5 और बचता है यहां से, ठीक है, तो 3 और 2 5, तो यहां मैं क्या पुट कर दूं? 500, ये 5z6 है ना यहाँ से, तो यहां से मुझे बनाना है, यहाँ पे 5 बनाना है ताकि ये 56 बन जाए, क्योंकि 8 7 56 एक और पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो जेड की वैल्यू क्या यहाँ पे 5 पॉसिबल हो जाए, 5 बच जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे 5 और लिखा हुआ है, तो 8 7 56 लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे फिर तो 16 बन गया, ठीक है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 8 6 48 लिख दे अपन, 48 और 2 50 हो गया, और 3 और जोड़ दे उसमें, ठीक है, तब कितना बन जाएगा यहाँ से? अगर मैं यहाँ पे 55 फुट कर दूं, 53 फुट कर दूं, यहाँ पे क्या फुट कर दूं मैं, इस तरीके से बोल दूं, 5 3 और 6 लिख दूं यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ से 8 6 48,
और कितनी बार बच जाएगा, 5 और बच जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा यहाँ से। यानी जेड की वैल्यू क्या पॉसिबल हो गई, 3 और हो गई क्या। तो 2 पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो 7 होगी या फिर 3 होगी। वो हमने निकाल लिया 16 और 56 से, 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, तो 7 और 3 हो गया। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। अगर z की वैल्यू 7 है, अगर मैं z की वैल्यू यहां पे 7 पुट कर दूं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना, उनका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 बनना चाहिए। देखो 9 ये चला गया, और यहां से 8 और 1 9 और 1 3 बच जाएगा, 6 3 9 वैसे कट गया। अब 5 और 7 12 बन गया, या यहां से 7 और 2 9 कर दे, 3 और बच गया यहां से। तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, यहां से y की वैल्यू हो सकती है यहां से 6। तो y की वैल्यू 6 पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एक y की वैल्यू और हो सकती है यहां से कि जब हम यहां से 3 और पुट कर दे, जेड की जगह 3 पुट करके और देख ले, तो 6 और 3 9 बन गया, 9 से 9 चला गया, 8 और 1 9 हो गया, 3 और बच गया, 5 और 3 8 और 1 और यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक, हमें क्या पूछा गया है कि y और z का उच्चतम संभावित गुणनफल क्या देगा। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो रहा है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 बन रहा है, हाईएस्ट 42 बनेगा। आंसर ये हो गया, जो ऑप्शन में भी हाईएस्ट ही है, तो 42 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इस तरीके के सवाल टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में दिख जाए या हो जाएगा हमारे से तो अटेम्प्ट करना, अगर नहीं दिख रहा है भाई या थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, टाइम टेकिंग होगा, तो फिर इसको छोड़ देना। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उन सवालों को करना है जो 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर हो रहे हैं। अगर 15 सेकंड 20 सेकंड से थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लग गया तो ध्यान रखना 25 सवालों में टाइम लग जाएगा आपका, पूरा पेपर सोल्व नहीं होगा। फिर एक भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करने के लिए बैठ के अटेम्प्ट कर लिए तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। पी की आई है वो क्यू से 40% कम है, तो पी की आई है वो क्यू से 40% का मतलब 2/5। तो यहां से 5 है तो इसकी 2 कम है तो 3 होगी, 3:5 हो गया। तो बताना है पी प्लस क्यू की संयुक्ता, यानी पी प्लस क्यू है तो कितना हो गया 8। तो पी प्लस क्यू की संयुक्ता आएगा पी की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पी से कितने अधिक है, ये 5 अधिक है, तो 5/3 हो गया। 5/3 का मतलब क्या होता है, 166.666 होता है। डीआई का सवाल है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताना है। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई, आर स्क्वायर करेंगे तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच। इस टाइप के सवालों में कैलकुलेशन आती है, ऐसे सोल्व करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा आपको, कोई अल्टरनेट तरीका नहीं होता है। देखो पॉइंट वगैरह हटा देंगे तो यहां से 0 आ गया, 3 और 7 से डिवाइड कर दो इसको, या 21 से कर दो, 21 चौक 84, 21 5 105 हो गया, 5 बार चला गया, 24 पंजे 120 हो गया, 120 और 120 को आप क्या कर दो, यहां से 10 से तो 100 चला गया, 105 को 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, फिर 22 से कर देंगे अपन, या फिर 12 तो 24 से कर दो, 24 पंजे 120 हो गया, तो एक और 0 और चला गया यहाँ से, या फिर मैं यहाँ से लिख देता हूँ 24 पंजे 120, तो ये 0 ये 20 तो हो गया, और यहां से एक कैरी चला गया, 24 और 1 25 हो गया, 10 से 10 और चला गया, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 7 7 और 2, क्या यहां से 2772 आ जाएगा क्या आंसर, 2772 आ जाएगा। ये सारी ट्रिक मैं बता चुका हूं 11 से मल्टीप्लाई करने की सारी चीजें। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार है, वो 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 है। तो इसने क्या किया गया है भाई, इसके पास में 30 मीटर कपड़ा था, तो 30 मीटर कपड़े को कितने में खरीदा, 1 मीटर कपड़े को 480 में खरीदता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया क्या, इसमें कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 10 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के, तो 10 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो होगा इतना इसने क्या कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा क्या भाई, जितना खरीदा उसमें प्रॉफिट जोड़ा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा 30 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। ये एसपी क्या है, 1 मीटर कपड़े का प्राइस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं उसको घटा दूं इधर तो कितना आ जाएगा 20 एसपी, 20 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 30 इंटू 480 हो गया। और अगर मैं सोल्व कर दूं यहां से 0 से 0 2 से काटेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 15 हो गया, और ये सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, एक सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, एक का 15 इंटू 48 आ गया 15.75, 750 में से 30 घटा दो तो 720 आ गया। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो होगा वो 720 हो जाएगा। 6 18 अक्ष एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और अक्ष एक पूर्णांक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल बनेंगे, अगर ट्राइंगल से पूछा गया सवाल है तो इस टाइप के सवाल बनेंगे यहाँ से। तो देखो 6 18 अक्ष दे रखा है, बताना है कि अक्ष के संभावित मान क्या है। तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल में 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है, 2 साइड का सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। 18 और 6 जोड़ोगे 8 से 14 यानी 24,
ये 24 हमेशा अक्ष से बड़ा होगा। ये अक्ष है, या मैं इस तरीके से बोल दूं भाई अक्ष है छोटा होगा 24 से, और ये जो 24 है और जो तीसरी भुजा है वो दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। एक चीज यहां से एक और आ गया भाई 12 है, इनका डिफरेंस करोगे तो 12 है, तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होगा इससे, अक्ष से। तो देखो अक्ष है वो 12 से बड़ा है और अक्ष है वो छोटा है 24 से, तो मैं कंबाइंड में लिख सकता हूं इसको कि अक्ष की जो वैल्यू होगी वो 12 और 24 के बीच में होगी। यहाँ पे देख लो पॉसिबल वैल्यू कितनी कितनी होगी। 13 से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से जोड़ते जाएंगे और कितने तक, 23 तक। ये टोटल इतने वैल्यू होंगे। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 11 वैल्यू हो गई। यहाँ से ये आ गया इसका आंसर। 50,000 की राशि है वो साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज दर क्या होगी, एक लाइन में आपको लिखना है रेट। रेट क्या लिखोगे भाई, 50,000 रुपए की राशि 72,000 हो गई, कितने बढ़ गई, 22,000 रुपए बढ़ गई। कितने पर बढ़ी, कितने पर बढ़कर हो गई, यहां से 50,000 पे बढ़ गई। तो 50,000 से इतना उसको इंटरेस्ट मिल गया, कितने सालों में, 4 सालों में इंटू 100। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 चौक 20, 20 से काटोगे 1 चौक 11 हो गया और 1 जीरो ये चला गया। आंसर कितना आ गया, 11% ही आ गया क्या। एक व्यापारी है वो 100 रुपए कीमत वाली एक वस्तु खरीदता है और उसे 10%, 20% की क्रमिक छूट पर मिलती है। देखो 100 रुपए उसका मार्क प्राइस है, दुकानदार को कितने मिलता है, 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, इतने रुपए मिल जाती है। फिर उस पर 10% खर्चा और लग जाता है, परिवहन का लग जाता है। वो 15% कमाना चाहता है, तो बताइए किस वस्तु में इसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। इस सवाल को आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आप करोगे। देखो कैसे, 100 रुपए की चीज थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिल गया दुकानदार को, 10 रुपए की चीज थी तो 9 रुपए में खरीदेगा वो। 20% का और डिस्काउंट मिल गया, यानी 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में खरीदेगा। अब यहां से इसको लागत हो गई, अब 10% इसका परिवहन का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का, तो 10% बढ़ गया है, 10 से 11 हो गया। अब ये जो आपके पास टोटल ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गई, इसको वो बेचना चाहता है 15% के प्रॉफिट पे, तो 15% का मतलब 20 से 23 में बेचना चाहता है। ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। एक लाइन में लिख दीजिए, अपन सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपना। यहां से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 0 और 0 से ये तो चला गया, 5 और यहां से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन गया 100। यहां सोल्व कर दीजिए आप, 9 चौक 36, या फिर यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 चौक 92 हो गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 92 हो गया। इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 11 से कर देंगे, 9 दूनी 18, 1 9 नाम 81 और 1 82। इसको 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका पता ही आपको, 8 का 8 लिख दोगे, 8 और 2 10 का 0 हासिल किए, 8 2 10 से 11 का 1 हासिल किए, 9 और नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे, 9108 आ गया आंसर, 9108 आ गया। ए और बी हैं वो एक अकेले किसी ए और बी हैं वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, और सी और ए हैं 10 दिनों में। जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो ना, तो वैसे लिखने की तो जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं एग्जाम में कैसे करना है। 12, 15 और 10 हमें चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा, 12, 15, 10 का एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की। तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 10 चीके 60। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपके पास। अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो 6, 4, 10 और 15 होगा टोटल, और ये 15 क्या होगा, 2A 2B 2C होगा। तो अगर A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। यहां पूछा गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मुझे क्या चाहिए, इस बी प्लस सी को हटा दूं मैं, तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15/2 में से बी प्लस सी की एफिशिएंसी हटा दो 4, तो 8 घटा दीजिए तो 7/2 आ गए। यहां से ए की एफिशिएंसी 7/2 आ गई, तो एक को टाइम कितना लगेगा, इसको काम करना है 60 यूनिट का, और डिवाइडेड बाई 7/2 से कर दोगे यहां से, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 7। 120 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब कितना हो गया, 17 चीज़ 102, 17 7 119, तो यहां से 17 पॉइंट समथिंग आएगा। यदि एक वर्ग का परिमाप 64 है, देखो पेरीमीटर 64 है, तो यहां से साइड कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। उसका यहां से एरिया बताना है, 216 हो गया। निम्न में से कौन सी संख्या, यहां से कौन सा अनुपात है वो बड़ा है। तो इस टाइप के सवालों के लिए मैंने बोला है कि फ्रिक्शन सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 8/11, 1/11 का मतलब 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9 × 72, तो लगभग 72% के आसपास होगा। 4/5 का मतलब तो सीधा सीधा 80% हो गया क्या। 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/11 का मतलब 9 पॉइंट समथिंग होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 80% है क्या, सबसे बड़ा ही पूछा गया। तो यहां से आप कर दोगे 4/5, ये 4/5 लिखा हुआ, 1/2 इस तरीके से लिखा होगा, आंसर आ जाएगा 4/5। 12.75% किसके बराबर है, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100 होता है। पॉइंट का मतलब हटा देंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, 25 से डिवाइड कर दो, 25 पंजे 125 और 25 से कम 25, 51 डिवाइडेड बाई 400 आ जाएगा आंसर। AB और AC है एक वर्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिनका केंद्र अक्ष है
BAC, देखो यहाँ से एक सर्किल इमेजिन करोगे, बनाना नहीं आपको, ये टाइप के सवाल कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट पे बेस। AB और AC है तो A बाहर है और B और C क्या है, इसके टेंजेंट पॉइंट है, इस पर से रेखा खींची थी और यहाँ से BAC यानी इस वाला एंगल आपको दे रखा है, वो क्या होगा अगर B अक्ष C है वो 125 डिग्री है, 180 में से 125 घटा दोगे आंसर आ जाएगा। देखो इस तरीके से है ये सवाल। ये आपके पास सर्किल हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। ABAC है जिनका सेंटर यहां से अक्ष दे रखा है। आपसे बोला क्या है कि B अक्ष C, ये वाला जो एंगल है ये अगर 125 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये 180 माइनस 125 होगा। तो कितना आ जाएगा यहां से, 125 और 5 करोगे 30, 55 हो जाएगा यहां से। क्या ये हो जाएगा क्या? ये सवाल देखो यहां से अच्छा सवाल पूछा गया है और ये सिमिलरिटी का सवाल है। देखने में सिमिलरिटी का लगेगा नहीं, ट्रिपेजियम का बोल रखा है, लेकिन सिमिलरिटी लगेगी। समलंब चतुर्भुज PQRS में PQSR के समांतर हैं। देखो इस तरीके से ट्रिपेजियम है ये। अच्छा सवाल है, देखो इस तरीके के सवाल नए सवाल देखने को मिलेंगे आपको। PQRS ये एक ट्रिपेजियम हो गया, जिसमें हमें खुद ने बोला है कि PQ बड़ा है तो नीचे बनाया इसलिए मैंने, और SR छोटा है। विकर्ण PR और QS, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। PR और QS ये एक दूसरे का यहाँ डायगोनल है जो O पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस O पर इंटरसेक्ट करते हैं। PO की लेंथ आपको दे रखी है 3x माइनस 15 है, OQ की दे रखी है, OR दे रखा है, OS दे रखा है, सभी दे रखा है यहाँ से। अक्ष के दो मान होंगे x1 और x2 होंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आपको बताना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से x1 और x2 दो वैल्यू आएंगी और वहीं से आपको बताना है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, ये हमें दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3x माइनस ये दे रखा है 3x माइनस 15 दे रखा है, और OQ दे रखा है, ये वाला दे रखा है OQ है, ये x प्लस 9 दे रखा है, ठीक। OR ये दे रखा है x माइनस 5 दे रखा है, और ये वाली चीज दे रखी है आपको 5। क्या क्लियर है क्या से? क्या मुझे यहां से इस तरीके से बता दीजिए आप भाई। देखो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो एकांतर एंगल से, एकांतर कौन जानते हो यहाँ से, अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला जो एंगल जेड क्या करते हैं बनेगा, जो एंगल यहाँ पे बनेगा जिसमें अल्फा बोल दूं तो ये वाला एंगल सेम अल्फा यहाँ पे बनेगा। अगर मैं इस एंगल को बीटा बोल दूं तो ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा ही होगा। और ये शीर्ष अभिमुख कोण से क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्या। तो यहाँ पे तीनों एंगल बराबर हो गए, यहाँ से अल्फा बीटा और जो बीच वाला एंगल है, तो एंगल की प्रॉपर्टी से क्या सिमिलर हो जाएंगे क्या, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, और एक नीचे वाला ट्राइंगल। ये नया सवाल है आपका, एक ये नीचे वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर हो गए, इनको सिमिलरिटी लगा दो आप। सिमिलरिटी लगाने का मतलब क्या है, इनकी साइड का रेशियो निकाल दीजिए। देखो क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल में बोल देता हूं मैं PO और OQ, ये O के करीब में, ठीक है, इस वाले एंगल के बीच में बना रहा हूं कि PO डिवाइडेड बाई OQ इज इक्वल टू, अब छोटे वाले ट्राइंगल में बोलेंगे तो P कहां से स्टार्ट किया था, अल्फा से, तो यहां भी अल्फा से स्टार्ट कर दो, तो RO डिवाइडेड बाई OS, क्या ये बराबर हो गया क्या, इन दोनों को बराबर कर दो और यहां से इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, देखो PO आपको दे रखा है 3x माइनस 15 दे रखा है डिवाइडेड बाई OQ दे रखा है x प्लस 9 दे रखा है इज इक्वल टू RO दे रखा है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 5 5 दिया 15x माइनस 15.75 हो गया इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 45, ये बन गया। क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्या बन जाएगा भाई, x स्क्वायर, और यहां बन गया आपके पास कितना, ये 9x बनेगा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 9x बनेगा, ठीक है। तो यहां सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4x बन जाएगा, प्लस का 4x बन गया, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 11x बन जाएगा, माइनस का 11x बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और यहां से 75 है उधर चला जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो ये बनेगा 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना है, 30 का फैक्टर कर दो ताकि 11 बन जाए, तो 6 और 5 बन जाएगा, माइनस 6 और माइनस 5 हो गए, तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 6 और 5। तो यहां से पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका प्लस ही कर दो, तो 6 5 11 आ जाएगा आंसर, ये चीज हो जाएगी। ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखते ही सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर इसमें फंस गए तो ये मान लेना आपका टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ये पूरी डिटेल से सोल्व नहीं करना, नहीं तो नया सवाल बन जाएगा। डायरेक्ट फैक्टर करते हैं, सोल्व करते हैं, पहले बता चुका हूं मैं, जो पहले शिफ्ट में आया था सवाल।
यदि किसी गोले की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाता है तो वॉल्यूम क्या होगा। अब एक बच्चा क्या करेगा, यहाँ से ये या तो रेशियो मेथड लगाएगा या फिर बेसिक लगाने के लिए बढ़ जाएगा। वो तरीका नहीं लगाना आपको एग्जाम में। यहाँ से पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो यहाँ से सक्सेसिव होता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो किस पे डिपेंड करेगा, ये आर क्यूब पर डिपेंड करेगा। आर क्यूब का मतलब 3 साल के जो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, ये होता है इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका। यानी ओवरऑल रेट कितनी बढ़ गई, तो 12% की इफेक्टिव रेट यहां से निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो 12 36, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 42, 420 तो एक बनेगा और 12 और जोड़ दोगे 432 बन गया। और 12 का क्यूब कर दोगे, 12 का क्यूब होता है 17 28, 17 28, दो डिजिट ही रखना है, बाकी के आगे भेजना है। 17 को आगे भेज दो तो यहाँ 17 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 और 2 4 और ये 4 बन गया। यहाँ 2 डिजिट रख देंगे, आगे भेज देंगे, 40 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ गया आंसर। अब एक बच्चा क्या करता है इसमें, अगर यहाँ से फिर आप रेशियो वाला तरीका लगाओगे तो 12% की आप फ्रैक्शन निकालोगे, भाई 3 डिवाइडेड बाय 25 होगा। यानी 25 से रेडियस को कितना कर दिया, 23, तो रेडियस को 25 से 23 कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब करोगे। अब 23 का क्यूब किसको पता है, एक भी बच्चे को पता नहीं है कि 23 का क्यूब क्या होता है। निकालने के लिए बैठोगे आप, 23 का क्यूब निकालने के लिए बैठोगे, फिर परसेंटेज देखोगे, पॉइंट में आएगा, सारी चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसे करना ही नहीं है, डायरेक्ट तरीका है। निम्नलिखित में से आपको बताना है, इसका मान बताना है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो देखो सभी में क्या हो रहा है, ऊपर से कोस कॉमन आ रहा है, नीचे से कोस साइन कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कर दूं, ऊपर और नीचे से कोस कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने ऊपर से कोस ले लिया, नीचे से साइन कॉमन ले लिया, तो ये तो बन गया कोट, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉमन ले लिया, और ये बन गया आपके पास 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे बन गया आपके पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। क्या ये बन गया क्या से। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो कोट बन गया, ठीक है, और आंसर भी देखो इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो मैं क्या लिख देता हूं, इस 2 के पास में 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां से माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, डिवाइडेड बाई, यहां देखो सोल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा तो ये रह गया, और साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही घटाओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये दोनों सेम ही तो हो गए, ये हो गया। और आंसर क्या आ गया आपका, ये जो कॉमन पार्ट था कोट थीटा, यही आ जाएगा आंसर, कोट थीटा आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारे सवाल, और वह हम डीआई के सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला सवाल देखो, डीआई का सवाल 2010 से 2014 के अंदर आपको बताना है कंपनियों के द्वारा कंप्यूटर की संख्या दर्शाता है, और 2010 से 2014 तक कंप्यूटरों की निर्माण का औसत न्यूनतम किसका है। तो देखो सबका एवरेज नहीं निकालना, अगर न्यूनतम और ज्यादा पूछा गया सम निकालो, जिसका सम कम होगा वही न्यूनतम होगा। आपको डिवाइड नहीं करना कि सबको डिवाइड करके एवरेज निकालने के लिए बैठोगे, जिसका सम मिनिमम होगा वही आंसर हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 0 0 0 बन गया, 4 5 9 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 17 18, एक चला जाएगा कैरी, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, एक कैरी चला गया, तो ये बन गया आपके पास 2580। क्या बन गया, अगर बी को जोड़ेंगे यहां से तो क्या बन जाएगा, देखो 0 0 0, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, एक चला जाएगा कैरी, 2 2 और 7 5 7 हो गया, 6 और 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल, एक चला गया, 2690 आ गया। यहां सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 0 0, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 और 7 22, 2 4 4 8 4 3 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, एक चला जाएगा कैरी 2800। इसमें तो वैसे भी ज्यादा ही जाने वाला है, देखो 8 4 12, 12 7 19 20 25, तो 2500 से ज्यादा ही जाना रहा है ये तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा आंसर, मिनिमम आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से इस टाइप का सवाल पहले भी आ चुका है शिफ्ट में। कंपनी की कुल बिक्री में 3 महीने में सबसे कम बिक्री वाले आइटम की बिक्री का प्रतिशत क्या है। सबसे कम बिक्री जो हो रही है उसका आपको परसेंटेज बताना है टोटल बिक्री में। तो आपको पहले तो टोटल बिक्री निकालना ही पड़ेगा। देखो शर्ट्स की कितनी हो रही है, 12 8 20 और 23 रुपए, 23 यूनिट की हो रही है। 14 और 9 23 हो गया, 23 और 5 28, यहाँ पे 28 यूनिट बिक रहे हैं। यहाँ चेक करोगे तो कितना बन गया, 21, 21 और 7 28 यूनिट, 21 और 7 28 हो गया, 6 4 10, 10 10 और 10 20 हो गया। यहाँ चेक करोगे 13 और 7 20, 20 और 6 26 यूनिट का।
क्या इतने इतने यूनिट बिक रहे हैं? सबसे कम किस में बिक्री हो रही है? क्या 20 में हो रही है? टी शर्ट की हो रही है बिक्री? तो सबसे कम बिक्री जो हो रही है वो टी शर्ट की हो रही है। और टोटल बिक्री निकालोगे कितना परसेंट होगा? देखो कितना हो जाएगा टोटल सम करेंगे तो 20 पंजे 100 तो एक बन ही गया। 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 25, तो 125 हो गया। क्या यहाँ से 125 हो गया। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5 चौक 20, 4 चौक 16%। आंसर आ गया 16%। तीसरा सवाल देखो डीआई का। बोला गया है रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए व्यय को दर्शाने वाले पाई आरेख का कोण बता दीजिए। जब भी आपको परसेंटेज में दे रखा हो और एंगल पूछा जाए इसका कितना डिग्री बनेगा, तो हमेशा देखना ये 100% है, वो 360 डिग्री के बराबर हो गया। 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 3.6 हो गई। 1% की वैल्यू 3.6 याद रखना। डायरेक्ट जिसका पूछा गया उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछा गया है किसका? रॉयल्टी का। रॉयल्टी यहां से ये कलर का है तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा कितना आएगा? देखो 15 45, 45 और 15 चिकन 90, 45 और 9 जोड़ दोगे 54 आ गया आंसर। लास्ट सवाल देखो आज की क्लास का। बोला गया है 1991 में कुल जो राजस्व का कितना प्रतिशत है वो पत्रिकाओं से आया है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम जर्नल्स, केम फ्रॉम जर्नल इन 1991। तो टोटल राजस्व का कितना प्रतिशत है वो जर्नल से आया है, ये आपसे पूछा गया है। तो 1991 बताना। देखो 45 आया है यहाँ से, इसमें कितना आया है? 45 आया, जर्नल में आया है 45। टोटल कितने थे? 45 और 45 90, और ये कितना है टोटल? ये 80 है। 90 और 80 जोड़ोगे तो 170 हो गया। 170 में से 45 मिला है, इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज के लिए। 0 से 0 यानी 450 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप? 17 से डिवाइड कर दोगे तो 17 3 34, और कितना बच जाएगा? 34 के बाद में 110 बच गया। 17 6 102, 17 7 119 होता है। 26 पॉइंट आएगा यहाँ से समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ये आ गया डी ऑप्शन आपका आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सवाल इजी होंगे, कुछ सवाल मॉडरेट भी होंगे, कुछ सवाल नए भी आएंगे और कुछ सवाल कैलकुलेटिव भी होंगे। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लगाते हो। भाई अप्रोच पे मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि क्वेश्चन को हार्ड बनाने वाले भी आप ही हो, इजी बनाने वाले भी आप ही हो। कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है कितनी कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड पे डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा लगा रहे हो। एक बच्चा बेसिक लगाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा हो, उसमें बार बार कैलकुलेशन किया जा रहा है, कैलकुलेशन किया जा रहा है, हर सवाल को पूरा का पूरा डिटेल से सोल्व करते 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 आगे बढ़ रहा है तो कैलकुलेशन आएगी। और अगर आप फ्रैक्शन मेथड लगाओगे या डायरेक्ट तरीके लगाओगे तो फिर कैलकुलेशन आती ही नहीं है उनमें। क्वेश्चन के पैटर्न भी उसी अकॉर्डिंग बनते हैं। जो एग्जामिनर हैं तो वो भी तो उसी तरीके से सोल्व कर रहा है, जो शॉर्ट तरीका है उस तरीके से सोच के फिर ही क्वेश्चन बनाता है। तो आपको एग्जामिनर की थॉट पकड़नी है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आंसर तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बहुत टाइम कीमती है आपके लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करिए मत, और जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन आप करिए। ज्यादा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगा सकते हो उतने ज्यादा लगाइए। उनका एनालिसिस भी करिए आप, एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक नया शिफ्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।